हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ विद काजल चैनल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। थ्रिम्बल से आपको पता लग गया होगा कि आपके जूरिस्प्रूडेंस का ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से आप क्या समझते हैं, वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या होती हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, कहाँ तक जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो जस्टिफाई है कि नहीं है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी थ्योरी जो है वो हमें क्या बताना चाहती है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमें इस क्वेश्चन में मिलेंगी। देखो, सीधी सी बात है कि कोई भी पर्सन अगर समाज में रह रहा है तो वो यही चाहेगा कि मैं अपना जीवन जो है वो शांति से व्यतीत करूँ, पीसफुली मैं अपने जीवन को जीऊँ, कोई भी मेरे जीवन में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, स्टेट भी उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, स्टेट भी उसकी हेल्प करता है। और ये हेल्प कैसे होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, न्याय प्रशासन से ही। इसी का ये जो मतलब मीडियम होता है ना हेल्प करने का, वो यही है। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, न्याय प्रशासन जो है, वो एक सुव्यवस्थित जो समाज है उसकी मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसका आधारशिला जो है उस पर डिपेंड करता है। उसका मेन लक्ष्य है राज्य का क्या है कि भाई जितने भी प्रकार की जो चाहे शांति से जुड़ी हुई हैं, कोई बुराइयां हैं, जो भी व्यवस्थाएं राज्य बनाता है उनमें जो भी क्राइम पर्सन करता है उस क्राइम को आपको ख़त्म करना है। हमने देखा होगा कि किस तरह से कितने सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं, कितने टाइप के वो क्राइम्स करते हैं, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर। लेकिन अगर वो ऐसे खुलेआम छोड़ दिए जाएं तो समाज के लिए एक घातक साबित होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। हम अपने समाज को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन अगर क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम से बचने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस है वो क्या काम कर रहा है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इस क्वेश्चन में आपको पता लगेंगी। देखो, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं यूनिवर्सल डेफिनेशन की बात करूं तो जो डेफिनेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सामंड के अकॉर्डिंग, सामंड क्या कहते हैं कि किसी भी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसके अंदर स्टेट की जो भी फिजिकल पावर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं या फिर जो न्याय है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो सीधी सी बात यही है कि जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसका काम है? आपके पॉलिटिकल कम्युनिटी का काम है, राजनीतिक समुदाय का काम है। ठीक है, राज्य का जो मतलब जो आपका स्टेट है उसका लक्ष्य क्या है कि वो निष्पक्ष रूप से न्याय प्रशासन करना। ठीक है, मैं वो मतलब किसी के अंदर बिना किसी भेदभाव के मतलब डायरेक्ट वो मतलब जो भी है दोनों पार्टीज को सुने, नेचुरल जस्टिस का जो डॉक्ट्राइन है उसको फॉलो करे, जो क्रिमिनल नेचर के जो लोग होते हैं उनको पनिशमेंट करना। सेकेंडली अगर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जो आपका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है। स्टेट स्टेट जो है वो एक पावर है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि त्याग शक्ति के बिना भी प्रभावी नहीं रहता है, अतः जो आपकी शक्ति है वो न्याय के बिना भी जो है वो निरंकुश हो जाती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो दंड होता है वो प्रजा का पालन करता है, दंड ही प्रजा की रक्षा करता है, यानी कि जो पनिशमेंट है वही जो आपकी प्रजा होगी उसकी रक्षा करेगा, उसका पालन करेगा। सबके सोते रहने पर ही दंड ही जागता है। ठीक है, ज्ञानी लोग जो होंगे वो दंड को धर्म या फिर लॉ का सेतु भी समझ सकते हैं। तो सामंड के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब हुआ कि आपके राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और जो अपराध होते हैं उनको ख़त्म करना। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रकार का हो सकता है, हम पढ़ते हैं ना, सिविल या फिर क्रिमिनल। तो सिविल जो है तो सिविल में तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से शांति को कायम रखना हो गया, उसके अंदर सुधार लेके आना हो गया। ठीक है, कंपनसेंट्री, प्रतिकारात्मक, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जैसे हमने पढ़ा था। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी तो यही था ना कि अगर आपके कहीं पे राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या है, एज ए कंपनसेशन भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। क्रिमिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर आपका आ जाएगा कि भाई कोई भी अगर पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को रोकना है हमें। अभी हम उसके लिए कैसे रोकेंगे? जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, जो भी दोषी व्यक्ति होते हैं, उनको हमें क्या करना है, पनिशमेंट जो है वो देनी होती है। क्यों देते हैं पनिशमेंट? ताकि जो भी उसने क्राइम किया है उसको वो रिपीट नहीं करेगा।
ठीक है। तो पनिशमेंट्स की जो थ्योरीज है उसके अंदर जो सामंड है, सामंड का मानना ये है कि सामंड कहते हैं कि दंड भाई क्यों देना है, तो सामंड सीधा बोलेगा कि भाई एक तो ऑफेंडर के अंदर भय प्राप्त करो, डर लेके आओ, ठीक है। प्रतिशोध की भावना से बदला लेना, अपराधों को खत्म करना, ठीक है, अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर देना, ठीक है, और अपराधी के अंदर क्या है, सुधार करना। तो ये जब सारी चीजें पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपके ना ये 5 टाइप के आते हैं, ठीक है, 5 टाइप की आपकी थ्योरीज आती हैं। डेटरेंट थ्योरी, आपकी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, आपकी एक्सपिरेटरी थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। ये 5 प्रकार की जो थ्योरीज है वो थ्योरीज आती हैं। देखो जैसे आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो थ्योरीज लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर मैंने रिट्रीवेंटिव, एक्सपिएटरी, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव, तो इनको आप सिंपल से याद कर सकते हो। जो रिट्रीवेंटिव थ्योरी होती है इसका मतलब तो होता है कि बदला लेना। जैसे आपने सुना होगा ना, आँख के बदले आँख, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले दांत के बदले दांत, ठीक है, कि मतलब जैसा उसने मेरे साथ किया है उसके साथ मैं वैसा ही करूं। एक होती है आपकी एक्सपिएटरी, जैसे मतलब प्रायश्चित करना, कि भाई किसी भी पर्सन को अगर कारावास में आप बंदी बनाते हो या फिर उसको मतलब सजा मिलती है, तो जब वो सजा पूरी होके वापस आता है तो उसको मतलब एक प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। एक होती है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का मतलब हो गया कि डर का बना रहना, ठीक है। डेटरेंट थ्योरी का मतलब डर का बना रहना। तो डर का बना है कि मतलब ऐसी पनिशमेंट देना, ऐसे कठोर दंड देना ताकि वो जो अपराध है उसको करेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि को मेरे द्वारा कोई, उसके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो भाई मुझे सजा मिलेगी। अभी जैसे मान लो किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया, अभी मर्डर करने के बाद में आपको पनिशमेंट्स तो पता ही है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, मृत्युदंड, जो आपका कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया जाता है। तो अभी पर्सन के साथ में, पर्सन को ये डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो मेरे साथ में ऐसा होगा। नॉर्मली चोरी की बात करूं तो चोरी के लिए जैसे आपके प्रोविज़न आईपीसी जो है उसमें 379 में पनिशमेंट दी गई है, 378 में आपके चोरी की डेफिनेशन है और 379 में आपके चोरी के लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस है। तो पनिशमेंट है कि 3 साल तक, अगर 3 साल का कारावास है उसके अंदर और आपके जुर्माना है। तो अभी कोई भी पर्सन अगर चोरी भी करता है ना, तो उसके मन में ये तो डर रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को क्या है, 3 साल की सजा जो है वो हो सकती है, 3 साल तक की सजा है उसमें। तो ये एक डेटरेंट थ्योरी है आपकी। नेक्स्ट आपकी आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब हो गया निरोधात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, निवारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कि अपराधी पर दंड को जो है वो इम्पोज करती है, ठीक है, उसके ऊपर अधिरोपित करती है ताकि वो दोबारा से क्या है उस अपराध को ना कर सके। मतलब कि अपराध के प्रति जैसे घृणा होती है ना, तो उस चीज के लिए है ये कि उसको प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, कि जो निवारण है वो चिकित्सा से जो है वो बेहतर होता है, ठीक है। और एक आपकी होती है सुधारात्मक थ्योरी। सुधारात्मक मतलब रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब ये है कि भाई अपराधी से नहीं, आप अपराध से घृणा करो। मतलब अगर आपको नफरत करनी है तो आप अपराध से करो, ना कि अपराधी से। अपराध से अगर घृणा करना है, अपराध से घृणा करके आप अपराधी को सुधार सकते हो। यदि अपराधी को दंडित नहीं किया जाके उसको अगर सम्मानजनक उसके साथ में व्यवहार किया जाए तो वो एक अच्छा नागरिक जो है वो बन सकता है। उसका मेन मोटो जो है पनिशमेंट देने का, जो ये मेन जो उसका मोटो है वो यही रहता है कि अपराधी को सुधार करके वापस से उसको समाज में लेके आना। ये तो हमने पढ़ा एक शॉर्ट फॉर्म में कि आप किस तरह से याद कर सकते हो कि रिट्रीवेंटिव मतलब बदले की भावना से, प्रायश्चित मतलब कि उसको प्रायश्चित करने के बाद में आप उसको समाज में वापस ही लेके आना चाहते हो। डेंट्रेंट का मतलब होता है कि एक उसके अंदर डर बिठाना कि अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो मेरे साथ में ऐसा होगा। एंड प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब होता है कि दोबारा से उसको मतलब प्रिवेंट करना, उसके ऊपर मतलब कुछ इस तरह से पनिशमेंट को अधिरोपित करना, इम्पोज करना, ताकि वो पनिशमेंट जो है वो उस पनिशमेंट को मतलब उसको जो पनिशमेंट दी गई है वो उस पनिशमेंट को कंप्लीट करे और दोबारा से वो जो है अपराध जो है वो ना करे, ठीक है। और एक आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब होता है कि उसमें सुधार लाके और आप उसको जो है समाज में वापसी दिलाना चाहते हो।
अभी हम इनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी डेटरेंट थ्योरी की। तो देखो, डेटरेंट थ्योरी का मैंने आपको सिंपल सा अभी बताया कि अपराधों की रोकथाम के लिए मनुष्य में दंड के लिए भय उत्पन्न करना। ठीक है, कि अगर मान लो अपराधियों को अगर कठोर दंड दिया जाएगा तो लोगों के अंदर भय भी बना रहेगा और वो अपराध भी जो है वो कम करेंगे। तो इस तरह से पैटर्न का आप इसमें पढ़ सकते हो कि पैटर्न ने कहा था कि ये जो थ्योरी है वो समाज के प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल मतलब की पावर देती है और कैदियों के साथ में ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करती है जिससे दूसरे लोग विधि का उल्लंघन करने का साहस ना जुटा पाएं। मतलब इनका कहने का मतलब हो गया कि जो भी कैदी हैं जिन्होंने क्राइम कर दिया है, अभी वो सजा जेल में हैं, ठीक है, और उनके साथ में इस तरह का आप कंडक्ट करो ताकि दूसरा अगर कोई पर्सन भी उनको देखेगा ना तो वो कहेगा कि भगवान बचाए, मैं ऐसा काम जो है वो नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें आप राजेंद्र प्रसाद का केस पढ़ सकते हो जिसके अंदर लिखा होता है कि अनेक अपराधी ऐसे होते हैं जो कारावास से छूटते ही दोबारा से अपराध कर बैठते हैं, तो जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया था। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी का भी केस था। इसमें हुआ था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया था जिसमें डॉरी डेथ के मामले में अभियुक्त गण को सार्वजनिक तौर पर फांसी लटकाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिट्रीवेटिव थ्योरी है, प्रतिशोधात्मक थ्योरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे को तैसे वाली कहानी है। जैसे टिट फॉर टैट आपने सुना होगा ना, जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, ठीक है, आँख के बदले आँख। तो ये मतलब कि टिट फॉर टैट थ्योरी है आपकी। रिट्रीवेटिव थ्योरी, लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड, फुट फॉर फुट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस सिद्धांत के मेन ऑब्जेक्ट क्या थे कि दंड स्वयं में एक टारगेट होता है, अपराधी को उस एक्ट के लिए उसी के अनुरूप दंड मिलना चाहिए, यानी कि जो उसने काम किया है ना उसको वैसी पनिशमेंट दो। अपराधी से समाज में अपराधी के प्रति क्षोभ को शांत करने के लिए एकमात्र ऐसा उपाय है कि अगर मान लो कि, लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले थे उन्होंने इसकी क्रिटिसाइज की। सामंड का कहना था कि जो आपका प्रतिशोध उपचार नहीं होके अपराध में वृद्धि करने वाला कारक है। सीधी सी बात है, अगर कोई, ये तो लोगों के बीच में हिंसा फैल जाएगी, कोई आंख के बदले आंख मारेगा तो वो ऑटोमेटिक है वो क्राइम करेगा। दूसरा वाला फिर इसने मेरी आंख को खत्म किया, मैं भी उसकी घर और किसी की निकालूंगा, तो ये एक जो है क्राइम को बढ़ाने वाली है। नेक्स्ट है आपकी एक्सप्रिएटरी थ्योरी यानी कि प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। तो इसमें सीधा सा यही है कि अगर मान लो जब अपराधी को कारावास में दंडी बनाया जाता है या फिर उसे एकांत कारावास दिया जाता है तो उसमें उसको अपने क्रिमिनल जो भी उसने एक्ट किया है उसका प्रायश्चित करने का अवसर मिल जाता है और वो भविष्य में फिर कभी ऐसा अपराध करने नहीं करेगा, ऐसा संकल्प भी लेता है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की भी कोशिश करता है। जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। यदि कोई नवयुवक अपराधी ये प्रॉमिस करता है या फिर कोई प्लेस लेता है कि यदि उसे जीवित रहने पर एक अवसर प्रदान किया जाए तो वो अपना पूरा जीवन जो है वो मानव सेवा के लिए क्या है समर्पित कर देगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी थे। सामंड ने कहा कि प्रायश्चित के भाव में पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। सीधी सी बात यही है, अगर किसी पर्सन को आपने मार दिया और मारने के बाद में तुम कह रहे हो मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो, तो ये प्रायश्चित थोड़ी ना है। जो भी विक्टिम पर्सन है उसके साथ में क्या न्याय हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं विधि के क्षेत्र के बाहर की, आपका विषय वस्तु हो गई। नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंटिव थ्योरी। तो प्रिवेंटिव थ्योरी को निरोधात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है अपराधों का निवारण करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि इस ऑब्जेक्ट की पूर्ति दंड का प्रिवेंटिव थ्योरी करती है। ठीक है, भोगने के पश्चात में अपराधी से अपराध के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वो अपराधों से घृणा करने लगता है। दंड से अपराध कारित करने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है जिससे अपराधी पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त जो है वो नहीं हो पाता। जैसे कि आपके मृत्युदंड हो गया, आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, देश निकाला हो गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, आदि ऐसे बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं जो अपराधी को भविष्य में अपराध कारित करने के लिए इनकैपेबल जो है वो बना देते हैं। लेकिन कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है ये अपराधों को समाज में पृथक रखने पे बल देती है, उसके सुधार पे नहीं। ठीक है, किसी अपराधी को आखिर कब तक आप जेल में रख सकते हो, बंदी बना के रख सकते हो, समाज में लौटने पर उसको सुधरने का अवसर भी तो प्रदान किया जाना चाहिए ना। अभी
नेक्स्ट है आपका कि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, सुधारात्मक थ्योरी, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपराध के अनेक कारण होते हैं। कई बार पर्सन क्या है, भावेश में आके या फिर उत्तेजना में आके, रिवोकेशन में आके क्या है, अपराध कारित कर बैठता है, और ऐसे अपराध कारित करने के बाद में वो खुद अपने मन में प्रायश्चित करता रहता है, वो सुधरना चाहता है, ठीक है, और वो इस भाव पे बल देता है कि भाई दोबारा से वो ऐसा क्राइम जो है वो नहीं करेगा। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है, उसका मेन यही है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर तुम्हें नफरत ही करनी है तो तुम अपराध से करो, अपराधी से मत करो, ठीक है। अपराधी को तो क्या है, पनिशमेंट देके और आप दोबारा से समाज में उसको जगह दिलवाओ। और धर्मशास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। चैप्टर 7 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रथम बार अपराध करने पे आपको वागदंड, दूसरी बार अपराध करने पे दिग्दंड और तीसरी बार जुर्माना और अंत में वध दंड जो है वो दिया जाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें हमारे कुछ ऐसे सुधारवादी सिद्धांत भी आए हुए हैं, जैसे आपका प्रोविशन हो गया, ठीक है, पैरोल पे छोड़ जाने का राइट हो गया, सुधार गृह में रखे जाने का राइट हो गया, और आपके कुछ जैसे आपको अभी शारीरिक या फिर बौद्धिक या मॉरलिटी के मतलब कि प्रशिक्षण भी दिए जाने लगे हैं। समाज में दोबारा से उसको पुनर्वास करने की भी स्थापना व्यवस्था की गई है। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है कि कहा गया है कि अपराधियों के मन में एक तो भय समाप्त हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, अपराधी और ज़्यादा अपराध करने लगेंगे, ठीक है। अगर उनको जेल के अंदर अच्छे से रहने लग गए, वो सारी चीज़ें अगर जेल में अच्छी मिलने लग गई तो सीधी सी बात है वो डर जाए, उनको डर थोड़ी ना लगेगा और अपराध करना एक लाभप्रद व्यवसाय सा बन जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, आपका सुधारात्मक जो सिद्धांत है, वो एक परिष्कृत स्वरूप है, ठीक है। अपराधी की स्थिति एक भटके हुए राई के जैसी होती है, ठीक है, जो पुनः अपने गंतव्य पे यानी कि जहाँ से वो शुरुआत की थी वो वहाँ पे वापस पहुँचना चाहता है, और डर के मारे या फिर पनिशमेंट के अपराधों का निवारण किया जाना अधिक संभव नहीं लगता। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है कि मानवीय दृष्टिकोण को आप अपनाते हुए समाज में उसको दोबारा से जो है पुनर्स्थापित जो है आपको करना चाहिए। तो ये जो आपकी 5 थ्योरीज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं। ये आपके आईपीसी में भी क्वेश्चन कवर होगा, आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी क्वेश्चन कवर होगा, और जब आप नेक्स्ट ईयर आप आएंगे थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भी आपके ये क्वेश्चन जो है ये आते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको अगर कोई क्वायरी हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर इसमें समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।